हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक साई स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 की बात किए थे। आज हम लोग जो हिंदी के सिलेबस को 5 भागों में बांटे थे, उसमें से पहला भाग भाषा, दूसरा भाग व्याकरण संरचना में, ध्वनि संरचना और शब्द संरचना में पढ़ चुके हैं, जिससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। दोस्तों, हमारे इन 3 टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन हर बार पूछे हुए हैं। हमें इन 3 टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। दोस्तों, बात करें कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो आज हम लोग तद्भव शब्द की बात किए हैं कि तद्भव शब्द क्या होता है। तो वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के होते तो हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, विकृत होके हिंदी में आते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था उसमें कि खेत जो होता है आपका तद्भव शब्द होता है। खेत का जो तत्सम होता है वो होता है क्षेत्र। दोस्तों, बाकी जो त्रिकुटी है, प्रभु है और नाथ है, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगले की क्वेश्चन की। तो लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। दोस्तों, देशज शब्द की बात करें तो हमने बात किया था कि देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है धड़ाम, लाश, औरत और पतलून। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है देशज शब्द है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा देशज शब्द है। धड़ाम जो हमारा है देशज शब्द है। दोस्तों, लाश जो है हमारा, ये हमारा तुर्की का शब्द है। कहाँ का है? तुर्की का है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है औरत, ये हमारा अरबी शब्द है, अरबी शब्द है। और डी जो है हमारा अंग्रेजी का शब्द है। तो दोस्तों, देशज शब्द क्या है हमारा? धड़ाम है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, अधिकतर पहले एग्जाम में पूछता था कि समानार्थी शब्द है, लेकिन अब क्वेश्चन जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग देखते हैं कि प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दैनिक जीवन में कि प्रयोजन, हम इनका किसी कार्य का प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों, प्रयोजन का मतलब होता है लक्ष्य। प्रयोजन का क्या होता है? लक्ष्य होता है। किस कारण आप किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो हेतु भी क्या होता है? प्रयोजन का ही अर्थ होता है। और आपके किसी उस कार्य को करने का उद्देश्य क्या होता है, उसका प्रयोजन क्या है, ये भी आपका क्या है? समानार्थी शब्द है। इस हिसाब से आपका जो अर्थ होगा प्रयोजन का, जो समानार्थी शब्द नहीं होगा, वो होगा नियोजन। तो नियोजन शब्द इस ऑप्शन का जो है ये तीसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन दिया है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। दोस्तों, मैंने आपको जब ध्वनि संरचना पढ़ाया था तो उसमें हम लोग स्वर का और व्यंजन का उच्चारण स्थान बताया था। दोस्तों, इसमें उच्चारण स्थान से क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। यहाँ पे हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो बड़ा वाला श है, इसको हम लोग कहते हैं तालव्य श। ये जो है हमारा है तालव्य श है, जो हमारा तालु से बोला जाता है, ठीक है। श जो है ये दंत श है, ये हमारा ऑप्शन सही है। दोस्तों, च जो होता है ये भी हमारा किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। दोस्तों, ये जो है हमारा डी ऑप्शन है, ये हमारा मूर्धन्य श है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अरे बी हो जाएगा, जो सही है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा वो सही हो जाएगा। दंत स, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे देखें दोस्तों, दिया है निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है। इसमें से हमको अशुद्ध शब्द कथन का चयन करना है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, विसर्ग कंठ से बोला जाता है। ये हमें ऑप्शन ये जो है हमको पता है कि ये हमारा विसर्ग जो है ये सही है। जब मैं ध्वनि संरचना पढ़ा रहा था
तो इसके बारे में आपको बताया था। सॉरी दोस्तों, फिर मैं बताया था कि जो श होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये वाला व्यंजन हमारा ऑप्शन जो है ये भी हमारा सही है। दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। यानी जो हम लोग बताते हैं कि जो ज्ञ का निर्माण हुआ है ज और ञ से हुआ है। किससे हुआ है? ज और ञ से हुआ है। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि ज का जो है उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो मतलब बच्चों वो हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि दो महाप्राण व्यंजकों का जो उच्चारण होता है एक साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों हिंदी में जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना चाहिए तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं कि कौन सा सही है। जो सही होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, या जो गलत है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत है जो हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों कभी कभी इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो हमारे जो पांचवें क्वेश्चन का आंसर है वो है ए। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दिया है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला है ए मतलब कि चांद, बी है आँख, सी है अंक और डी है अंगना। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं तो हमारा चांद जो है वो गलत है, क्योंकि चांद में क्या होता है? चंद्रबिंदी लगी रहती है। दोस्तों फिर आँख की बात करें तो आँख भी हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि आँख में भी क्या होता है? चंद्रबिंदी लगा होता है। दोस्तों अंक की बात करें तो अंक जो होता है चंद्रबिंदी नहीं लगा होता है, उसके ऊपर क्या होता है? बिंदी होता है, इसलिए अंक भी जो है हमारा गलत है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं अंगना की, तो अंगना हमारा क्या है? सही है। तो जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह है हमारा अंगना। दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात करें तो लिखा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारी ए की वर्तनी क्या है? सही है। सन्निधि जो है वो सही लिखा हुआ है। बी गलत है और ध में बड़ी की मात्रा नहीं होगा, और समनिधि तो गलत ही है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दिया हुआ है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? दोस्तों जो लौंग का लवंग है वो हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। दोस्तों आयुष का आदेश होता है तत्सम, ये भी हमारा सही है। लेकिन दोस्तों आंत और लुनाई का जो है ये दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कि जो ऑप्शन ये हमारा गलत दिया हुआ है, मतलब बी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों आंत का जो होता है वो होता है आंत्र। क्या होता है? आंत। त की जगह पे क्या हो जाता है? त्र हो जाता है। और दोस्तों लुनाई की बात करें तो लुनाई का जो होता है हो जाता है ये आपका लुनाई का लवड़ता। क्या हो जाता है? लवड़ता। इसका होता है लुनाई का लवड़ता। दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं लवणीयता क्या होती है? तो लवणता होती है, लवणीयता का अर्थ होता है सुंदरता। लवणता का अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? दोस्तों ये भी आपको पढ़ाया हुआ है कि हमने जब व्यंजन को बताया था तो व्यंजन स्पर्शी व्यंजन बताया था जिसकी संख्या 25 होती है। फिर बताया था अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, जिसमें बताए थे छ, श, श, स और ह। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो आपका ऊष्म व्यंजन है। च, छ, ज जो होता है वो आपका स्पर्शी व्यंजन है। अ आपका क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। श आपका नहीं है। ठीक है, फिर य, र, ल है आपका अंतस्वर, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है उसको हम लोग कहते हैं दंत। जब हम लोग को दांतों पे जीभ लगता है तो उसको क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 10वें का। कंठ में दोस्तों जो अंदर की तरफ जो हमारा कंठ है उससे आवाज़ बोली जाती है मूर्धन्य। आपको पता है कि जीभ क्या होती है? मुड़ जाती है। अनुनासिक में नाक से बोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11। दिया है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है?
दोस्तों हमने आपको व्यंजन में पढ़ाया था तो बताया था कि व्यंजन क्या होता है और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों से होता है उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दिया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो विरहड़ी जो है वो आपका गलत है, क्योंकि विरहड़ी जो होता है उसको होता है विरहिड़ी। ठीक है, ये आपका गलत है। गृहणी आपका सही है, विभीषण भी सही है और जदगुरु भी सही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ की प्रकृति रखता है? दोस्तों ऐसे में हमको चारों जो ऑप्शन दिए हैं उसके अर्थ को समझना पड़ेगा या एक दूसरे से जोड़ के देखना पड़ेगा कि किसका अर्थ क्या है। दोस्तों चिरंतन का अर्थ होता है, चिर मीन्स होता है लगा कई मतलब हमेशा बने हुए, लंबे समय से बना हुआ। शाश्वत मीन्स होता है बहुत लंबे समय से बना हुआ, मतलब कि हमेशा विद्यमान रहना। सनातन मीन्स होता है बहुत पुराना। अधुनातन मीन्स होता है आज तक, मतलब कि अब तक या आज तक की बात किया गया है। ठीक है, तो अधुनातन जो हो जाएगा वो आपका इन तीनों से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लिखा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, यह आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 25, सी है 18, डी है 22। दोस्तों आप खुद देखिएगा कि जो मैंने पढ़ाया है 3 टॉपिक, क्या इन 3 टॉपिकों से आपका अलग हट के आया है क्या? क्या आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं? जिन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पा रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होती है 18। दोस्तों जिसमें बताया था पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, ये हम बताए थे आपको इस तरह के कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां बोली जाती हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डीपली नहीं बता रहा हूँ। आप इस मेरे कंटेंट को जरूर देखिएगा और इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आप एक बार चयन कीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर खुद बताऊंगा। ठीक है, अब आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 6 में एक मॉरिशस नाम का चैप्टर है उससे आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ही क्या नाम है कि यूनिक चैप्टर है, इसलिए आपका इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो वो देश है दोस्तों मॉरिशस। बहुत से लड़कों ने पाकिस्तान लगा देता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में नहीं किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और पाकिस्तान तीनों आंसर गलत हो जाता है। दोस्तों मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत क्या नाम है कि हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी भाषा का जो इतिहास है वह 150 वर्ष पुराना है। दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पे लोग हिंदी साहित्य को, पत्रकारिता को, दूरदर्शन को, रेडियो शिक्षण को आदि के माध्यम से हिंदी को बहुत विकास किया है। दोस्तों ये था हमारा आंसर 15वें का डी, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? वह है मॉरिशस। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? दोस्तों जब कोई भाषा या बोली, मतलब कि जब कोई भाषा बहुसंख्यक जनता में बोली जाती है तो बोली बन जाती है। अब बोली को जब हम लोग मतलब कि अपने समूह में बोला जाता है दोस्तों, या समूह में बोलते हैं, वो बोली हो जाती है। लेकिन जब उस बोली को जब व्याकरण द्वारा परिष्कृत कर देते हैं तो क्या कहलाती है? वो हमारी परिनिष्ठ भाषा। लेकिन जब परिनिष्ठ भाषा को और हम लोग राजनीतिक द्वारा, साहित्यिक शक्तियों द्वारा जब हम लोग राष्ट्र संविधान में लागू कर देते हैं तो हमारी बन जाती है राष्ट्रभाषा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध, तो जो मानक भाषा होती है व्याकरण और वर्तनी से क्या होती है? शुद्ध मानी जाती है मानक भाषा को। भाषा का आदर्श रूप होता है मानक भाषा। यह पूर्णतः परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है और व्याकरण से सम्मत भाषा होती है। इसमें कोई भी गलती नहीं पाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसी को दोषपूर्ण माना जाता है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ है निमिष शब्द का पर्याय। दोस्तों निमिष का अर्थ होता है क्षण।
जो कुछ समय के लिए होता है उसी को हम लोग कहते हैं निमिष। दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द। दोस्तों प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का अर्थ होता है जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो, जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो, जिसकी पहले से मतलब जिसकी आशा न की गई, पहले से नहीं मतलब इसमें जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई उसको प्रत्याशा, जिसको पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसको कहते हैं हम लोग क्या नाम है कि अप्रत्याशित। परिमेय जो होता है यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, परिमेय की जगह अपरिमेय था, लेकिन यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय की बात ही नहीं है। अपरिमेय मीन्स होता है जिसका माप न संभव हो उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं, और जिसका माप संभव होता है उसको हम लोग परिमेय कहते हैं। जिसको माप सकते हैं उसको परिमेय कहते हैं, जिसको नहीं माप सकते उसको अपरिमेय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मापने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे आशा की गई है, जिसकी पहले से आशा की गई रहेगी उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित, और जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्याशा। अनाहुत होता है दोस्तों जो बिना बुलाए आ जाए उसको हम लोग कहते हैं अनाहुत, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे कि गोधूम शब्द का तद्भव है। दोस्तों गोधूम का तत्सम होता है तद्भव होता है गेहूँ। गोधूम क्या है आपका तत्सम है और इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। दोस्तों गाय का आपका तत्सम पता है कि गौ होता है। गोबर का तत्सम होता है क्या नाम है कि गोमय, गोमय होता है आपका गोबर का गोमय, ठीक है। और गोधन की बात करें तो गोधन खुद तत्सम शब्द है, ठीक है। गोधन क्या है खुद एक तत्सम शब्द है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो दोस्तों अनुगृहित होता है, न कि अनुग्रहित, न कि अनुग्रहित, न कि अनुग्रहित, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है अनुगृहित, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब आता है अगला क्वेश्चन 21 दिया है जो स का उच्चारण स्थान, तो मैंने बताया था पहले भी बता चुका हूँ कि जो स का उच्चारण स्थान है वो है हमारा तालु। दोस्तों अब है अगला क्वेश्चन, वह है उपत्यका का अर्थ। दोस्तों उपत्यका का अर्थ होता है कि पर्वत के पास की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि क्या कहते हैं उपत्यका, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको हम लोग कहते हैं उदयांचल। क्या कहते हैं उदयांचल कहते हैं, उदयांचल, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा 22 प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न हमारा क्या है। तो लास्ट प्रश्न है ये है हमारा अंग का उच्चारण स्थान। दोस्तों आप देखे होंगे कि आपको जितना पढ़ाया गया है उसी में से भी ये क्वेश्चन है जो अभी तक 2017 मतलब 2017, 2018 और 2019 में कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। दोस्तों ये अंग का उच्चारण स्थान जो है वो है नासिका। मैं बताया था दोस्तों कि जो क वर्ग होता है, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ और अंग, क ख ग घ अंग की बात करें तो ये होता है हमारा कंठ से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कंठोस्थ है तो ओठ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। कंठ तालु है तो तालु आ जाने की वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। अगर सिर्फ कंठ रहता तो अंग का उच्चारण किससे हो जाता कंठ से हो जाता है। नासिका की वजह से जो पंचमाक्षर होते हैं जैसे अंग हो गया, ठीक है, इय हो गया, अड़ हो गया, न हो गया और म हो गया, इसको कहते हैं पंचमाक्षर। और जो ये जो पांचों हैं ये नाक से बोले जाते हैं इसलिए इसको पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। और इसी इसमें हम लोग किससे बोलते हैं ये नासिका से बोले जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासिका। ये थे हमारे अभी 3 साल के पेपर, जहाँ पे आप देखे होंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आपको जो 3 टॉपिक पढ़ाए गए हैं भाषा से और व्याकरण संरचना में ध्वनि और शब्द संरचना से जो क्वेश्चन बने हुए हैं ये आपके यहीं से बने हुए हैं। दोस्तों 10 दिन में ही मैं देखिएगा आपका हिंदी पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आज है 1 तारीख और प्रैक्टिस सेट पे आप देखे होंगे कि जितने आपके क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें से आपको 80 से 90% बन रहे होंगे। दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आसानी से समझ में आ रहा होगा और आपके एग्ज़ाम में ये ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके लिए मदद करेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं कल फिर अपने सेशन के साथ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे और हंसते खेलते पढ़ाई करते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद।